हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और धमाकेदार वीडियो में, यूँ कहें डिमांडिंग वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के लिए आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार मुझे बोला है एंड मैं काफ़ी बार सोचा मैंने कि इस वीडियो को लाया जाए, बट ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं ला सकता था। इस पर मुझे रिसर्च करना था, इस पर मुझे कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने थे एंड देन आपके पास ये वीडियो लेके आना था। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्ट से लेके और एंड तक बताऊंगा कि आप अगर खुद की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, आप खुद का एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप करना चाहते हैं, देन आपको ये गाइड्स, ये जो स्टेप्स हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उनको फॉलो करना चाहिए एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मे बी इट विल बी अ लिटिल बिट लॉन्ग बट इट विल बी वर्दी, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ओके, सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप के लिए। सो इस वीडियो के लिए मैंने रिसर्च किया है, मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, उनको स्टेप वाइज एक सीक्वेंस में ऑर्डर किया है, शॉर्ट किया है एंड आपके लिए लेके आया हूं। एंड ये सीक्वेंस इसलिए बनाया ताकि आपको हर चीज़ स्टेप वाइज मैं बता सकूं एंड आप अगर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी में करियर बनाना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप ये स्टेप्स, ये गाइड फॉलो कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, बिलीव मी। सो गाइज, द फर्स्ट स्टेप इज प्लान योर बिजनेस। आपके बिजनेस को प्लान करना है आपको। इसके अंदर कुछ सब स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट सब स्टेप इज द स्टार्टअप कॉस्ट, देन द सेकेंड इज टारगेट मार्केट, थर्ड वन इज हाउ मच टू चार्ज कस्टमर्स एंड द फोर्थ वन इज नेम ऑफ द बिजनेस। तो इन सारे सब स्टेप्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके अंदर जो भी डाउट्स हों, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आप इसके बारे में आपके अंदर कोई सवाल उठता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलता जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप कॉस्ट की। तो स्टार्टअप कॉस्ट में आते हैं ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस स्पेस, एम्प्लॉय हायरिंग के कॉस्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके जनरेट होंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर चार्जेस आते हैं एंड कुछ मिसलेनियस चार्जेस आएंगे, जैसे कि आपने अगर वहाँ पे कार पार्किंग की फैसिलिटी ली है, टू व्हीलर की फैसिलिटीज़ ली है, उसका चार्ज हो गया, आपके मेंटेनेंस चार्ज हो गए या आपका पीएन चार्ज हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स होकर आती है मिसलेनियस में। तो ये सारी चार्जेस, ये सारी कॉस्ट आपको एज अ स्टार्टअप स्टार्टिंग में ही आने वाले हैं एंड इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टअप कॉस्ट का, अगर आप ऑफिस लेते हैं तो उसके लिए एक स्पेस लेना पड़ेगा एंड वो स्पेस एक अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए एंड अच्छी लोकेशन अगर होती है तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अच्छी खासी लगेगी एंड आपका मंथली रेंटल भी काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगी ही। एम्प्लॉयज़ को हायर करना होगा तो एम्प्लॉयज़ को भी आपको मंथली उनकी सैलरी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे मैटर नहीं करता कि आपका कंपनी अभी स्टार्टअप है या आपने अभी नया शुरू किया है, आपको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, तभी जाके कोई भी एम्प्लॉय वो आपके कंपनी के लिए काम करेगा अपने स्किल्स का यूज करके। ओके, द सेकेंड सब स्टेप इज टारगेट मार्केट। यहां पे आप दो तरह के मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। द फर्स्ट मार्केट इज इंडिविजुअल पर्सन इटसेल्फ, जहां पे आप इंडिविजुअली किसी को अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज दे सकते हैं। द सेकेंड वन इज कंपनी इटसेल्फ, आप दूसरे किसी लार्ज स्केल, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल कंपनीज या इंडस्ट्री को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं इन तीनों के डिफरेंस की बात। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री या कंपनी जो भी होगी, उनके पास एक्चुअली उतना कैपिटल, उतना बजट होता है कि दे कैन फॉर्म या दे कैन हैव अ ग्रुप ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स एंड उनके पास एक साइबर एक्सपर्ट्स की टीम हो सकती है एंड दे विल नॉट नीड दैट मच ऑफ योर सर्विसेज। रही बात स्मॉल स्केल एंड मिड स्केल कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, तो ऐसे लोगों को, ऐसे कंपनीज को ज़रूरत होती है फ्रीलांसर्स या फिर हम जैसे साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर्स की, जहां पे हम जैसी जो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज जो हम ओपन करेंगे या जो भी हम कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, तो वहां पे वो हमसे सर्विसेज लेंगे एंड वी
will be very much happy to provide our services and यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाता है, आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी बनने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपकी सर्विस अच्छी लगती है तो ये स्मॉल एंड मिड स्केल जो कंपनीज होती हैं दे विल बिकम योर परमानेंट क्लाइंट्स एंड इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ मच टू चार्ज अ कस्टमर। यहाँ पे बात करते हैं फिर से कंपनी एंड इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल आप किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप के साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आप 2000 से 5000 से 10,000 तक चार्ज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई अफोर्ड नहीं करता है, ना ही कोई यूजुअली देता है। बट अगर कंपनी की बात करते हैं तो किसी भी टाइप की कंपनी हो वो आपको 25,000 से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डिपेंड करता है आपकी किस टाइप की सर्विसेज वो लेता है, वो आराम से पे कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ कंपनी, दैट इज अ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी अगर आप कंपनी को लेके चलते हैं तो यू कैन चार्ज मोर टू कंपनीज एंड लेस टू इंडिविजुअल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज नेम ऑफ बिजनेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आपका एक बिजनेस का नाम होना चाहिए जो कि एक लीगल एंटिटी होती है, जो कि एक लीगल नाम होता है। एक लीगल नाम इसलिए, एक लीगल नेम इसलिए बिकॉज वो जो नेम आप रखते हैं वो मैच नहीं करना चाहिए दूसरे कंपनीज के नेम से एंड यू हैव टू सर्च दैट नेम ऑन MCA इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पे सारी डिटेल्स, सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है जितनी भी कंपनीज होती हैं उनकी। तो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कोई नेम जो अभी आप सोच रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। इफ इट इज अवेलेबल देन यू कैन गो फॉर इट, इफ इट इज नॉट देन यू हैव टू चेंज द नेम। उसके बाद आती है वेब डोमेन अवेलेबिलिटी। जब आप कंपनी का नाम चूज करें तो उसके साथ ही नाम फाइनल करने से पहले आप चेक करें कि उस नेम से रिलेटेड कोई डोमेन खाली है या नहीं है, कोई डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। लेट सपोज यू केप्ट अ कंपनी नेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको देखना है कि xyz.com, xyz.in, .net या फिर जो भी आप एक्सटेंशन चाहते हैं वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। XYZ का इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल XYZ नाम से अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करती है जब आपका प्रमोशन वाला पार्ट आता है एंड वहाँ पे SEO का पार्ट जब आता है। देन आपका वेब प्रेजेंस अच्छा करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके कंपनी के नाम का एंड एक शॉर्ट हैंडल बना रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये भी चेक करना, ये इसी बिजनेस प्लान का हिस्सा है जो आपको करना है। बिजनेस प्लान के बाद आती है बात यहाँ पे फॉर्म अ लीगल एंटिटी। अब ये लीगल एंटिटी क्या होती है कि आपको किस टाइप की कंपनी जो है वो बनानी है, किस टाइप की कंपनी स्टैब्लिश करनी है। इंडिया के अंदर में ये कंट्री वाइज वेरी करता है। इंडिया के अंदर में टोटली अगर देखा जाए तो मेनली आपके छह लीगल एंटिटी है। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, the second one is partnership, the third one is limited liability partnership, the fourth one is company, the fifth one is public sector undertakings and the sixth one is cooperative societies। तो पहली बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक कंपनी एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, एक इंडिविजुअल उसका ओनर होता है और उसको रन करता है। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, कोई भी MCA की रजिस्ट्रेशन की या यूनियन गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड वन इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की होती है, यानी अगर लॉस होता है तो दोनों का होगा, पार्टनर्स का होगा। अगर गेन होता है, प्रॉफिट होता है तो भी पार्टनर्स का होगा। पार्टनरशिप में लायबिलिटी पार्टनर्स की होती है। जो भी पार्टनर्स होते हैं वो सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के लॉस के लिए भी एंड प्रॉफिट में भी। एंड वहां पे एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर में सिंपली वो लोग होते हैं जो कंपनी के डे टू डे वर्क में पार्टिसिपेट भी करते हैं एंड दे शेयर द प्रॉफिट्स। एंड जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो जस्ट इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में एंड दे शेयर द प्रॉफिट्स। ये फर्क हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है MCA के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में एंड यहाँ पे एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने जरूरी है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके बाद आते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के अंदर में 4 तरह की चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड, द सेकेंड वन इज पब्लिक लिमिटेड, the third one is one person company and the fourth one is unlimited company। अब ये प्राइवेट लिमिटेड में 2 से लेके 200 तक शेयर होल्डर्स होते हैं आपके कंपनीज के एंड यहाँ पे जो भी शेयर्स होते हैं वो प्राइवेटली हेल्ड की जाती है, ना कि पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट के लिए ये नहीं होती है। दूसरा वो होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में 200 प्लस शेयर होल्डर्स होते हैं एंड इनके शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट और अनलिस्ट
किए जा सकते हैं। द थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी। यहाँ पे एक ही डायरेक्टर होता है और एक मेंबर होता है, ये ऐसी कंपनी होती है। द फोर्थ वन इज अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, वो अनलिमिटेड होती है एंड शेयर्स कैन बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड शेयर्स होते हैं तो कोई भी खरीद सकता है उनको एंड सेल कर सकता है। दिस इज द अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSU, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं PSA। बेसिकली ये इस टाइप की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी टाइप होते हैं, जहां पे इनके स्टॉक्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं एंड इनके प्राइम ओनर्स, जो इनके प्राइम ओनर्स होते हैं, जिनका स्टेक सबसे ज्यादा इसमें होता है, दे बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई लोकल गवर्नमेंट हो। द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप के लिए यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक कमेटी बनाते हैं एंड दे मैनेज द कंपनी। ओके, अब इन सब के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है गाइज टैक्सेस के लिए रजिस्टर करना। बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न जिससे आप फाइल कर सके एंड आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न पे कर सके, जिससे कि आपका जो पैसा, जो भी आपकी प्रॉफिट होगी वो वाइट हो सके, ना कि ब्लैक हो। इसके लिए आपको टैक्सेस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंपनी का एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड लेनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड इसलिए ताकि आप उसी क्रेडिट कार्ड का यूज करें कंपनीज के किसी भी तरह का एक्सपेंस के लिए, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर कंपनी का काफ़ी अच्छा हो जाए एंड उसको टाइमली अगर आप पे करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है कंपनी का एंड उसकी वजह से आपको फर्दर अगर कोई बाद में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी, किसी भी तरह का लोन चाहिए होता है कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, किसी भी तरह की चीज़ें होती है, तो वो आपको बहुत ही ईजिली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। उसके बाद एक CA को आपको हायर करना पड़ता है। बेसिकली आपने जब कंपनी स्टार्टअप करते हैं तो वो CA के पास ही आप जाते हैं एंड CA ही ये सारा काम आपका करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ एंड यू कैन हायर दैट CA एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट CA टाइम टू टाइम आपके कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होती है। उसके बाद कुछ नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट्स होती हैं जो आपको लेनी पड़ती है। ये आप जो भी कंपनी एक्ट के तहत जो भी लाइसेंसेस एंड परमिट्स आपको लेनी ज़रूरी है वो आपको लेनी पड़ती है। सो अब हमने कंपनी फॉर्म कर लिया है एंड हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। नाउ वी विल थिंक अबाउट द कंपनीज सिक्योरिटी। इसके लिए हमें कंपनी का एक इंश्योरेंस कराना पड़ता है। अगर बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है या कुछ भी होता है, तो ये इंश्योरेंस के कारण आपका वो डैमेज कवर अप हो जाता है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी ब्रांड की। ब्रांड बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्लाइंट है, कोई भी आपके किसी भी क्लाइंट को अगर आप अपने कंपनी के बारे में बताते हैं कि आवर कंपनी XYZ इज डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, तो सबसे पहले वो आपका वेब प्रेजेंस देखते हैं। वो देखते हैं कि आपकी वेबसाइट है या नहीं, आपका एंड्रॉयड ऐप है या नहीं, आपका कोई सोशल एक्टिविटी है कि नहीं, लिंक्डइन पे आपकी कंपनी लिस्टेड है या नहीं, फेसबुक पे क्या आपकी एक्टिविटी है, ये सारा कुछ वो देखते हैं। एंड वो देखते हैं रिव्यूज़, गूगल पे रिव्यूज़, फेसबुक पे रिव्यूज़, और फिर जाके वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हाँ हम इनके क्लाइंट बने या नहीं बने। तो इसके लिए आपका वेब प्रेजेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ब्रांडिंग होनी चाहिए। ब्रांडिंग को आप ब्रांड बनाने के लिए, एक्चुअली आपको अगर ब्रांडिंग करनी है, ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए प्रमोशन, उसके लिए आपका वेब प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह हैंडल्स होनी चाहिए। आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक एंड्रॉयड ऐप होना चाहिए एंड उस वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। आपको SEO कराना पड़ेगा वेबसाइट का, ताकि वो गूगल में लिस्ट हो जाए। एटलीस्ट जब कोई आपके कंपनी के कीवर्ड के सर्च करता है तो वहाँ पे आपकी कंपनी आ जाए, तो ये ज़्यादा बेटर होता है और क्लाइंट्स आपके बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वेब प्रेजेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक SEO एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटर को भी हायर कर सकते हैं और अब वो जो है आपके ये काम को बहुत ही आसानी से कर देंगे और आपके वेब प्रेजेंस को अच्छा बना देंगे। द नेक्स्ट थिंग इज लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी। अगर आपका कंपनी आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए चले, क्लाइंट्स आपके लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़े रहें, तो यू हैव टू मेंटेन अ लॉयल्टी एंड ट्रस्ट
टुवर्ड्स योर क्लाइंट। आप अगर कोई काम लेते हैं तो उसको टाइमली, इवेंट टाइम से पहले करने की कोशिश करें एंड उसको करके अपने क्लाइंट्स को दें। कभी भी क्लाइंट से रूडली बात ना करें, कभी भी क्लाइंट्स को ऐसा ना लगे, फील ना हो कि इफ़ यू हैव टेकन द मनी, इफ़ यू हैव टेकन द अमाउंट एंड यू आर देन बिहेविंग अदरवाइज, अलग तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं पैसे लेने के बाद या फिर उसके चार्जेस लेने के बाद। देन उसके बाद बात करते हैं कि आपको फाइंड करना पड़ेगा एक बिजनेस एनालिस्ट या फिर हायर करना पड़ेगा एक मार्केटिंग एक्सपर्ट को। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने बिजनेस एनालिस्ट हायर किया है तो आपके बिजनेस को एनालाइज करेगा, मार्केट एनालाइज करेगा, बताएगा कि आपका क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या खामियां हैं, एंड आपको वो सजेशंस देगा जिससे आप उस सजेशंस को लेके अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। डीलिंग, बिजनेस डीलिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, इन सबको इंप्रूव कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो फॉर अ वेरी स्मूदर एक्सपीरियंस एंड आपके क्लाइंट्स को भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आपके पास एक बिजनेस एनालिस्ट या फिर एक मार्केटिंग एक्सपर्ट होना ही होना चाहिए। देन ये सब कुछ के बाद गाइज आपके पास एक टीम होगी, एक टीम ऑफ पीपल, टीम ऑफ यू कैन से एम्प्लॉय। तो आपको वहां पे भी ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ेगा एंड वहां पे भी एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि वो बस अपने सैलरी के लिए कैसे भी आ रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं और फिर थक के फिर घर वापस चले जा रहे हैं। दिस शुड एंजॉय द इन्वायरमेंट। उनको वो एंजॉयमेंट आनी चाहिए, उनको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि अरे यार आज कंपनी चलना है, आज तो जम के काम करना है, मस्ती करनी है, मजे करने हैं। यू शुड नेवर बिहेव लाइक अ रूड बॉस कि हाँ अरे ये काम कैसे नहीं हुआ, ये काम ऐसे नहीं हुआ, अभी करके दो, अभी नहीं तो अभी आपको मैं यहाँ से डिस्चार्ज कर दूंगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ना समझ के एक फ्रेंड समझने लगे एंड दे ऑल्सो ट्रीट यू द सेम, देन योर कंपनी विल गो ऑन अ लॉन्गर रेस एंड आपको इमेजिन भी नहीं होगा कि आप कितने आगे तक बढ़ जाओगे ऑन कुछ ही वर्कफोर्स के साथ, कुछ मैन पावर के साथ। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज नो योर कॉम्पिटिटर्स। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, किसी भी तरह की चीज़ में आपको अपने कॉम्पिटिटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके बारे में नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी है कि एक आपका जो कॉम्पिटिटर है, जैसे आपका कोई साइबर सिक्योरिटी कंपनी है एंड आपके आसपास में या आपके एरिया में कोई और भी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, देन यू शुड नो ऑल द एनालिटिक्स ऑफ दैट कंपनी। आपको उसके सारे इन आउट के बारे में पता होनी चाहिए, आपको उसकी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, आपको उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आप उनका यूज़ करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके। एंड यू शुड देन एक्चुअली इंप्रूव योर सेल्फ सो दैट यू कैन गो अहेड बाय दैट कंपनी। और ऐसा करके ही आप उससे आगे निकल सकते हैं या फिर आप उसके बराबरी में आ सकते हैं या फिर आप अपने क्लाइंट्स को उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो दीज वर द सम पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप करते हैं तो। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइज। मैंने स्टार्टिंग से बिजनेस प्लानिंग से लेके कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी में क्या क्या फैक्टर्स आपको यूज़ करने चाहिए, क्या क्या आपको करने चाहिए, सारी कुछ बता दी। द लास्ट थिंग रेस्ट इज साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप कौन कौन सी सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइड कर सकते हैं। आई हैव मेड द लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो उनमें सबसे पहला सर्विस आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का। द नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। द थर्ड वन इज सिक्योरिटी कोड रिव्यू। सिक्योरिटी कोड रिव्यू का मतलब अगर नहीं पता सिंपली तो जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे उसमें जो भी आपके क्लाइंट के सॉफ्टवेयर्स होंगे उनके सोर्स कोड को रीड करना, उसके अंदर अगर कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है तो उसको रिपोर्ट करना। द फोर्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी ऑडिट। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कंपनीज की आप सिक्योरिटी ऑडिटिंग आप रेगुलर बेसिस पे आप अगर लेते हैं, अगर आपका क्लाइंट है तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी है या मंथली आप उसकी सिक्योरिटी ऑडिटिंग करते हैं एंड यू आर फाइंडिंग एनी लूप होल्स इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। द फिफ्थ वन इज एसेट डिस्कवरी। कई सारी कंपनीज में कई सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें वीकनेस होती है, वल्नरेबल होते हैं, बट दे आर हाइडिंग समवेयर। उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। उन ब्लाइंड स्पॉट्स का पता लगाना एंड उन एसेट्स का पता लगाना एंड उनको ठीक करने की, उनकी मिटिगेशन की जो भी उनकी प्रोसीजर होती है वो कंपनी को बताना या फिर उसे ठीक करना। दिस आर ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आप
जो एक सर्विस दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज WPAT एंड MAPT, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आप इसकी भी सर्विसेज दे सकते हैं। आप किसी की वेबसाइट को पेनिट्रेशन टेस्टिंग के थ्रू आप उसको वल्नरेबिलिटीज के लिए चेकआउट कर सकते हैं। किसी का मोबाइल ऐप भी आप उसकी वल्नरेबिलिटी के लिए चेकआउट करके आप वो भी सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद आती है डार्क वेब मॉनिटरिंग। कोई भी कंपनी का जब डेटा लीक होता है, रैंसमवेयर अटैक होता है या फिशिंग अटैक होती है, डेटा लीक्स होते हैं, तो वो डेटा सबसे पहले डार्क वेब पे जाते हैं सेल होने के लिए। तो आपको डार्क वेब मॉनिटरिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पे आप सामने वाले क्लाइंट को डार्क वेब मॉनिटरिंग की सर्विस देते हैं एंड उसकी कोई भी लीक डेटा अगर आपको वहां मिलती है तो आप उसको रिपोर्ट करते हैं। फर्दर एक्शन विल बी टेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ। द नेक्स्ट वन इज क्लाउड सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। कोई भी कंपनी अगर क्लाउड पे चल रहा है, क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गई, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गई, तो इसमें अटैक के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। काफ़ी ऐसे रिमोट हैकर्स हैं, काफ़ी ऐसे क्लाउड हैकर्स आर देयर इन द मार्केट, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैकिंग इनटू द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको उनको सिक्योर बनाना है, उनके नेटवर्किंग को सिक्योर रखना है, क्योंकि अगर एक बार नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा एक कंपनी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। द नेक्स्ट सर्विस यू कैन गिव इज द रेड टीम सर्विस। रेड टीमर्स बेसिकली वो होते हैं जो एक रियल सिनेरियो में कंपनी के ऊपर अटैक करके वो रियल वल्नरेबिलिटी टारगेट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि एक हैकर कितने हद तक इस कंपनी को कॉम्प्रोमाइज या किस ऑथोराइजेशन से इस कंपनी में एक्सेस कर सकता है। तो रेड टीमिंग सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वाज एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, जिसमें कि आप कंपनीज को मैलवेयर्स से बचा सकते हैं, या फिर आप मैलवेयर एनालिसिस भी बोल सकते हैं। यू कैन गिव दिस सर्विस ऑल्सो, जहां पे आप मैलवेयर एनालिसिस का काम करेंगे एंड यू विल बी गिविंग द सिक्योरिटी फ्रॉम मैलवेयर्स। द नेक्स्ट वन इज DDoS प्रोटेक्शन, एंटी फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर रैंसमवेयर सर्विसेज, जहां पे आप किसी कंपनी को DDoS अटैक से बचा सकते हैं, रैंसमवेयर अटैक से बचा सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग अटैक से बचा सकते हैं, जिससे कि कंपनी कि बहुत ही ज़्यादा डेटा ब्रीचेज होने के चांसेस होते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रीच होने के चांसेस होते हैं। इससे आप पूरी कंपनी को सेव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो यू कैन प्रोवाइड इन योर साइबर सिक्योरिटी कंपनी। सो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें थी, कुछ आपके ये साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, एंड आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है एट द एंड कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है, एंड दैट शेयर यू कैन डू ऑन व्हाट्सएप, ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम, ऑन फेसबुक, डिस्कॉर्ड, जहां भी आप अवेलेबल हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप इस वीडियो को वहां पे शेयर कीजिए, ताकि जो लोगों को इस वीडियो की नीड होगी वहां तक ये वीडियो एटलीस्ट पहुंचे। बस यही काफ़ी है। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, वीडियो पे नीचे कमेंट कर दीजिए कोई भी आपका और फर्दर कोई सवाल है तो, एंड मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।